नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आज के इस सीबी उड़ान के अंक में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। मैंने आपको बताया था चैनल की शुरुआत में कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का संविधान, भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था और जनरल नॉलेज। बाकी सब्जेक्ट आपको हमारे पैनलिस्ट पढ़ाएंगे जिनकी सूची तैयार हो रही है। अंतिम चरण में अगले हफ्ते से आप उनको भी देखेंगे। तो आज संविधान की शुरुआत करने के पहले संविधान की बेसिक जानकारियां क्या हैं वो हम समझते हैं। फिर उसके बाद हम संविधान की हर पहलू पर जाएंगे। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या है सेक्शंस, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां। हम आपको 5वीं छठी अनुसूची भी बताएंगे, आर्टिकल 244 के बारे में भी बताएंगे, केंद्र राज्यों की समवर्ती केंद्रीय सूचियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया से। आप हम सभी जानते हैं कि 1940-42 के बाद भारत में जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए थे, ब्रिटेन में जिस तरीके की सरकार आ गई थी, उससे लगने लगा था कि अंग्रेज जल्दी ही भारत छोड़ देंगे। इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, करो या मरो का नारा दिया गया। 1942 के बाद हालात ऐसे बन गए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी मतभेद हो गए। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग से देश चाहती थी। कई प्रयास भी किए गए, ब्रिटिश हुकूमत ने भी प्रयास किए, लेकिन तमाम बातचीत विफल हो गई। शिमला की जो बैठक थी उसकी विफलता से ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत का विभाजन होना तय है। बहरहाल, अब मूल विषय पे आते हैं, संविधान पे। अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने के पहले ही मन बना लिया था कि इस सत्ता का जो हस्तांतरण हमको करना है, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश क्वीन जिस तरीके से सत्ता भारतीयों को सौंपेगी तो कैसे सौंपेगी। अचानक से आप सौंप देते तो शायद अनुभव की कमी से चीज़ें कोलैप्स हो जाती। आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि 1935 के आसपास से ही भारतीयों को राज्य में सत्ता मिलनी शुरू हो गई थी। इलेक्शन होते थे, भारतीय मिनिस्टर बनते थे अलग अलग स्टेट्स में, सेंट्रल प्रोविंस में, मद्रास प्रोविंस में, मुंबई प्रोविंस में। कोई बस 3-4 चीज़ें अंग्रेजों ने अपने पास रखी थी, रक्षा, वित्त, विदेश, बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बाकी कृषि या दूसरे विभाग हैं, वो तो राज्यों में सौंप दिए गए थे। और भारतीय बतौर मिनिस्टर प्रशासनिक कामकाज का अनुभव लेते रहे थे और उसका बहुत फ़ायदा हमको संविधान बनाने में मिला, क्योंकि उन तमाम अनुभवी लोगों को इसमें शामिल किया गया था। तो संविधान सभा जब बनी थी तब भारत और पाकिस्तान की कॉमन थी, लेकिन उसके बाद जब ये तय हो गया कि पाकिस्तान अलग होगा तो उसके मेंबर अलग कर दिए गए। फाइनली 299 सदस्य थे भारत की संविधान सभा में, जो अंतिम समय पर जब हस्ताक्षर करने की बारी आई तब उसमें से 284 लोग ही जीवित थे, 5 की मौत हो चुकी थी। उन्होंने हस्ताक्षर किए। आपको जान के हैरानी होगी कि हस्ताक्षर जो संविधान में है उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं है। तो कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त भारत के संविधान को बनाने में लगा। संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उससे क्रीम चीज़ों को उठाया और उसको भारत के संविधान में शामिल किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश इंडिया हुकूमत के समय भी बने कुछ एक्ट को इसमें शामिल किया गया था। तो जो हमारे संविधान की कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के तमाम देशों में से सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान भारत का है। और भारत का जो मूल संविधान है, आपको जान के हैरानी होगी कि वो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया है। ये अंग्रेजी में लिखा गया है इटैलिक फ़ॉन्ट में और हिंदी में इसको लिखा गया है। इसकी 2 प्रतियां हैं। तो जो हस्ताक्षर हुए थे वो सभी संविधान के सदस्यों ने संविधान सभा के दोनों पे हस्ताक्षर किए थे। ये जो लिखा है हाथ से, ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। इसके लिए एक शख्स थे, ये आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब। जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनको पत्र लिखा कि आपसे अच्छी राइटिंग तो किसी की है नहीं, लेखनी, आप इसको लिखिए और इसके लिए आपको मानदेय मिलेगा। लेकिन रायजादा साहब ने एक शर्त रख दी कि वो भारत के मूल संविधान को लिखेंगे,
लेकिन शर्त ये है कि वो एक भी रुपया नहीं लेंगे। लेकिन एक शर्त उन्होंने भी लगा दी कि वो मानदेय तो नहीं लेंगे, मेहनताना नहीं लेंगे, लेकिन संविधान के उनके द्वारा लिखे गए हर पन्ने पर उनका नाम जरूर लिखेंगे। खैर, उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने लिखना चालू किया। 204 नंबर का जो आज पार्लियामेंट का रूम है वो उनको उस समय अलॉट किया गया, और उम्मीद की गई कि वो 2 महीने में ये अपना काम पूरा कर लेंगे। लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि कोई गलती मात्रा की भी नहीं होनी थी और किसी भी तरीके की अक्षरों में भी उतार चढ़ाव नहीं होने थे। लिहाजा उन्होंने बड़े करीने से और तरीके से लिखा, बेहद खूबसूरत लिपि में उन्होंने भारत के मूल संविधान को लिखा है, जो आज भी भारत की संसद के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, हिंदी वाला भी और अंग्रेजी वाला भी। तो ये तो थी संविधान को हस्तलिखित कैसा लिखा, किसने लिखा, कब तक लिखा, उसकी बात। भारत के संविधान में 22 चित्र भी हैं। ये आप मूल संविधान में 22 चित्र हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। इसमें सम्राट अशोक हैं, गांधी जी का दांडी मार्च है, नौलखा की यात्रा है, सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, तो इसमें श्री राम जो लंका से वापस आ रहे हैं सीता जी और लक्ष्मण के साथ, वो चित्र भी है। श्री कृष्ण गीता जी का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, वो चित्र भी हैं। यहाँ पर अकबर भी हैं, टीपू सुल्तान भी हैं। तो ऐसे कुल 22 चित्र भारत के इस मूल संविधान में दिए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 22 चित्र बनाए किसने हैं, उकेरे किसने हैं? वह बेहद उस समय के लोकप्रिय चित्रकार थे, जिनका नाम था नंदलाल बोस और बेवर राम मनिहार सिन्हा। इन दोनों ने मिलके इन चित्रों को उकेरा था, जो आज भी ऐतिहासिक तेल चित्र बने हुए हैं भारत के मूल संविधान में। एक जानकारी और संविधान की जब मैं दे रहा हूं तो संविधान सभा की दे रहा हूं। आप 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा वंदन करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस तिरंगे को अप्रूवल कब मिला था? तिरंगे को अप्रूवल भारत की संविधान सभा ने दिया था, और ये तारीख थी 14 जुलाई 1947। और उसके ठीक 1 महीने बाद भारत की आज़ादी के जश्न में ये तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। संविधान सभा के जो तमाम सदस्य हैं, इनकी पहली बैठक मैं आपको बता देता हूं कि ये पहली बैठक हुई थी इनकी 16 जून 1946 को संसद के सेंट्रल हॉल में। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। इसकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, और इसकी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम भारत के संविधान का जनक मानते हैं। उनके अनुभव, उन्होंने जो जीवन में पढ़ाई की थी, जो अनुभव हासिल किए थे, उसने भारत के संविधान के निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय समाज में सभी को समान अधिकार मिले, इसको लेकर आवाज़ उठाई, प्रावधान जोड़े और सभी को सहमत भी किया। तो 26 जनवरी 1950 को जो मूल संविधान भारत में लागू हुआ, मूल संविधान, उसमें मैं आपको बताता हूँ 395 अनुच्छेद थे, इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ हैं। तब से लेकर अभी 78 साल में कई अनुच्छेद बदल दिए गए हैं, संशोधन हो चुका है। हर सरकारों ने इसका संशोधन किया है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से संशोधन के विकल्प इसमें खुले हुए हैं। अब ये सियासी मसले होते हैं कि संविधान बदल देंगे, लेकिन हर पार्टी ने देश काल परिस्थिति के हिसाब से संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन किया है। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि भारत में मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान में बाद में बदलाव करके जोड़े गए, जिसका कोई शायद पालन नहीं करता है। लेकिन बात आती है मौलिक अधिकारों की, तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है। ये लोकतंत्र के हिसाब से सबसे अच्छी बात है, इसका स्वागत भी करना चाहिए। ये 6 अधिकार कौन से हैं? ये 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, इक्वलिटी, यानी किसी भी तरीके का किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जेंडर इक्वलिटी भी इसमें शामिल है। दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति के अनुसार
अनुसरण करने का अधिकार होगा, कानून उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मैं चाहूँ वहाँ पर जाकर विचरण कर सकता हूँ, देश के किसी भी हिस्से में कारोबार कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। मेरी जो निजी देह है, मेरी जो बॉडी है या हर नागरिक की है, उसको भी बगैर किसी अपराध के कोई भी सरकारी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद है शोषण के खिलाफ अधिकार। अगर किसी व्यक्ति का, नागरिक का शोषण होता है तो उसको कानून में अधिकार मिले हैं, संविधान में अधिकार मिले हैं, वो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी मेरी जो संस्कृति है, भारत के नागरिकों की जो संस्कृति है, उसका पालन करने के उसको अधिकार है। उसकी जो शिक्षा है वो भी कर सकता है। किसी को कोई सिख है तो वो अपनी किताब पढ़ सकता है, उसके अनुसार व्यवहार कर सकता है। कोई मुस्लिम है तो उसको कुरान के अनुसार उसकी जो शिक्षाएं हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि सिस्टम मेरे अधिकारों का हनन करता है तो मुझे संरक्षण मिला है भारत के न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका के जरिए मैं उसका उपचार ले सकता हूँ। तो ये 6 प्रमुख फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारत के नागरिकों को भारत का संविधान देता है। तो आज के संविधान के इस लेक्चर में इतना ही। और क्योंकि ये संविधान का मैंने आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था शुरुआती वो बताया, अब सीरियल वाइज हम शुरू करेंगे अगले एपिसोड्स में कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार, क्या संघीय ढांचा है और राज्यों की क्या भूमिका है, राज्य और केंद्र के बीच में कहाँ क्लेसेस होते हैं तो उसका क्या व्यवस्था है। हमारे जो संविधान के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु माने गए हैं कि व्यवस्थापिका, विधायिका यानी कि देश की संसद या विधानसभाएं, दूसरे होते हैं कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद स्टेट में सीएम और उनकी कैबिनेट, और तीसरी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन के लिए अकाउंटेबल है, और न्यायपालिका उन कानूनों का ठीक से पालन हो रहा है नहीं, संविधान सम्मत हो रहा है नहीं, ये देखने का काम करती है। तो आज के अंक में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय पर। सीबी उड़ान ये चैनल एजुकेशन चैनल है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी में मददगार रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तब भी ये आपकी नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करेगा। देखते रहिए सीबी उड़ान और सब्सक्राइब कर लीजिए।